हेलो दोस्तों, ऑर्बिटल केमिस्ट्री में आपका स्वागत है। हम लोग आने के इक्विलिब्रियम का लेक्चर कर रहे थे। एक लेक्चर हो चुका है और वहाँ पर मैंने आपको बता दिया था कि इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होता है, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स क्या हो जाता है, डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को हम कैसे निकालते हैं। ठीक है, उसकी वैल्यू को देख करके हमसे फाइंड आउट कर सकते हैं कि हमारा जो इलेक्ट्रोलाइट्स वो वीक है कि स्ट्रॉन्ग है। और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन किन किन बातों पर डिपेंड कर सकता है, जैसे कि मैंने बताया था नेचर ऑफ सोल्यूट, नेचर ऑफ सॉल्वेंट, टेम्परेचर, डाइल्यूशन, कॉमन आयन इफेक्ट, एडवर्स आयन इफेक्ट। ये सारी चीज़ें मैंने आपको पिछले लेक्चर में बता दी थी। और साथ ही साथ मैंने आपको बताया था ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ, जिनका ये कॉन्सेप्ट कहना था कि अगर हम कोई वीक इलेक्ट्रोलाइट्स को डाइल्यूट करते चले जाएंगे तो उसका क्या हो जाता है, आयोनाइजेशन भी बढ़ता चला जाता था। ठीक है, तो फिर उसके बाद मैंने आपको उनका कॉन्सेप्ट जो था एक वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए जो था उसको मैंने एक वीक एसिड और वीक बेस के ऊपर भी अप्लाई किया था। और वो फॉर्मूला जो निकल के वहाँ पर आया था, अगर आपको याद होगा, मैंने कहा था के ए बराबर वीक एसिड के लिए, मोनोप्रोटिक वीक एसिड के लिए के ए बराबर सी अल्फा स्क्वायर 1 अपान सी अल्फा स्क्वायर अपान 1 माइनस अल्फा। ऐसे के बी बराबर क्या था, सी अल्फा स्क्वायर अपान 1 माइनस अल्फा था वहाँ पर। फिर मैंने आपको ये बताया था भाई, अगर हम क्या करते हैं, अल्फा की वैल्यू मान लेते हैं कि एक से बहुत कम है तो 1 माइनस अल्फा को 1 मान लेते थे, तो के बराबर सी अल्फा स्क्वायर और के बी बराबर सी अल्फा स्क्वायर हो जाता था। तो अल्फा बराबर अंडर रूट के बी अपान सी, या फिर आप कह सकते हो बिग बेस के लिए वहाँ पर अल्फा बराबर अंडर रूट के बी अपान सी आ जाता था। फिर ये सब बताने के बाद मैंने आपको न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट भी बताया था और आपको बताया था कि अगर कोई एक एसिड है वो अपना पॉलीप्रोटिक एसिड है जिसके पास एक से ज़्यादा एसिडिक एच है, एक एच निकाला, फिर दूसरा, फिर तीसरा, एक के बाद अगर वो एक अपना एच निकालता जा रहा है तो याद रखना जो पहला एच निकलेगा वो ज़्यादा एसिडिक, दूसरा और कम, तीसरा और कम। इसका मतलब जो पहला डिसोसिएशन कांस्टेंट था वो क्या होगा, सबसे ज़्यादा होगा, दूसरा वाला थोड़ा सा कम, तीसरा वाला और भी कम, ऐसे क्रम से वो घटता चला जाता था। फिर मैंने कहा था अगर रिलेटिव एसिडिक स्ट्रेंथ से कभी पूछा जाए, दो एसिड दे दिया जाए और पूछा जाए इनकी रिलेटिव एसिडिक स्ट्रेंथ का वैल्यू क्या आएगी, तो मैंने कहा था अंडर रूट के ए अपान के ए वन अपान के ए टू। अगर आपने ये सब नहीं देखा है तो आप जाकर के पिछले लेक्चर में ये सारी चीज़ें देख सकते हैं। और आज मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ बिहेवियर ऑफ वाटर और उससे जुड़े हुए और भी सारे कॉन्सेप्ट, जिसमें हम लोग पीएच की तरफ जाएंगे, पीएच कैलकुलेशन करेंगे। तो चलिए आज का लेक्चर यहाँ पर स्टार्ट करते हैं एग्जाम। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर हम लोग बात करते हैं वाटर से, स्टार्ट करते हैं यहाँ पर एक्सप्लेनेशन ऑफ वाटर। अगर वाटर की बात करते हैं तो वाटर के बारे में वैसे भी नॉर्मली हम लोग क्या क्या जानते हैं। अब बोलते हैं ज़्यादा से ज़्यादा सब्सटेंसेस को अगर कहीं पर घोलने की बात आती है तो हम लोग सबसे पहले किसको सोचते हैं, हमारे माइंड में वाटर ही आता है। ठीक है, इसलिए आपको पता है क्योंकि वाटर के लिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू बहुत ही ज़्यादा हाई होती है, वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सटेंसेस को अपने अंदर डिजोल्व कर ले जाता है। इसलिए हम वाटर को एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट का दर्जा देते हैं। यहाँ पर पहला पॉइंट आपको ये बताया गया, वाटर इज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट। वाटर एक क्या हो जाता है, यूनिवर्सल सॉल्वेंट होता है। बताया गया इट पॉजेस हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वैल्यू, और आपको पता है जिसके डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपने अंदर तोड़ेगा, डिजोल्व करेगा। अच्छा, अगर कोई ऐसा सॉल्वेंट हम उठा लें, जैसे कि मैंने सॉल्यूशन में टॉपिक आपको बताया था, ठीक है, बेंजीन। और अगर आपको याद हो, बेंजीन के लिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू क्या हो जाती थी, काफ़ी कम होती थी। अगर मैंने उसमें एसिडिक एसिड को डाला था तो वहाँ पर क्या होता है, एसिडिक एसिड वहाँ पर जा करके डाइमर बना लेता था। ठीक है, इसीलिए डाइमेराइजेशन की बात करते हैं, या फिर आप कहते हैं वहाँ पर, ठीक है, अगर एसोसिएशन की बात करते हैं तो अगर कोई लो पोलर, फिर ऐसा कह सकते हैं जिसके डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू कम होती है, उनका ज़्यादातर मकसद ये होता है कि वो एसोसिएशंस कराएं, और जिसके डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू ज़्यादा होती है वो ज़्यादातर डिसोसिएशन कराना पसंद करते हैं। हालांकि वो सोल्यूशन का टॉपिक था, वहाँ पर पढ़ाया था, लेकिन यहाँ पर एक बार फिर से बात आई तो मैंने आपको वो बता दिया। इट पॉजेस हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वैल्यू। फिर बताया गया वाटर के बारे में, कहता है भाई ये एम्फीप्रोटिक या फिर एम्फोटेरिक भी आप बोल सकते हैं सॉल्वेंट। इसका मतलब क्या हो जाता है, कह रहे हैं वाटर एक ऐसा सॉल्वेंट है अगर वो बेस के संपर्क में आए तो खुद को एसिड बना लेता है, और एसिड के संपर्क में आए तो एक बेस की तरह बिहेव करने लगता है। मतलब वो एसिड और बेस दोनों की तरह बिहेव कर सकता है, डिपेंड ये करता है कि वहाँ पर उसके सोल्यूशन में वाटर में किसको डाला गया। ठीक, इसलिए कहते हैं ये डुअल नेचर रखता है। ठीक, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं यहाँ पर, एम्फीप्रोटिक सॉल्वेंट। प्रोटॉन को दे भी सकता है और ले भी सकता है। चलिए, प्योर वाटर को सबको पता होना चाहिए वो कैसा बिहेवियर उसका, एसिडिक, बेसिक। अब होता कि ना कि एसिडिक ना तो बेसिक, वो क्या हो जाता है, न्यूट्रल होता है। और उसके पीएच की बात आती है तो हर किसी को पता होना चाहिए वाटर का पीएच कितना हो जाता है, 7। ठीक, और अगर हम प्योर वाटर की बात करते हैं तो क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट्स पिछले लेक्चर पे मैंने आपको बताया था जो अपने आयंस में टूटते हैं, इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन करते हैं, वो सारी चीज़ें। तो यहाँ पर बताया गया प्योर वाटर इज़ वेरी वेरी वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। अगर प्योर वाटर लेते हो और उनसे उम्मीद करते हो ये भी अपने आयंस में टूट तो जाएंगे, लेकिन बहुत ही माइन्यूट सा टूटेंगे।
इसलिए इनको हम इलेक्ट्रोलाइट्स तो बोलेंगे, लेकिन कैसा, वेरी वेरी वीक, वेरी नहीं वेरी वेरी वीक, मतलब बहुत ही पुअर डिसोसिएशन या फिर आयोनाइजेशन इनका होता है, किसका, वाटर का। तो चलिए यहाँ पर बात करते हैं और आगे बढ़ते हैं। वाटर के बारे में कुछ जनरल इंट्रोडक्शंस मैंने आपको बताया, फिर आते हैं यहाँ पर कुछ अच्छी चीज़ सीखते हैं, नाम है आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, देखो यहाँ पर मैं आपको बता दूं वाटर के टूटने का तरीका, ठीक है। देखो अगर क्या बात करते हैं, आप प्योर वाटर लिए हो तो उसके अंदर क्या बिहेवियर चल रहा है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। देखो होता क्या है, जब हम यहाँ पर क्या करते हैं, प्योर वाटर को लेते हैं, तो उस प्योर वाटर में याद रखना कि अब क्या हो जाता है, कोई एक वाटर का मॉलिक्यूल अपने H+ को रिलीज करता है। और एक बात मैं आपको अभी यहीं पर बता दूं, हर कोई याद रखना, कभी भी कोई सब्सटेंस H+ अगर रिलीज करता है तभी रिलीज करेगा कब कोई दूसरा वहां पर मौजूद हो सोल्यूशन में उसको पकड़ने के लिए। अगर कोई पकड़ने वाला नहीं है तो कोई उसको निकालेगा ही, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर वाटर में कैसे क्या चलता है प्रोसेस, वो देखो, एक कोई वाटर का मॉलिक्यूल अपने H+ को निकालता है तो कोई दूसरा वाटर मॉलिक्यूल क्या करता है, उस H+ को एक्सेप्ट करता है। अच्छा, H+ का निकालना, इसको कहते हैं भाई, ये क्या हो जाता है, ये एक इसके एसिडिक बिहेवियर को बताता है। ये क्या बताता है कि भाई ये एक एसिड है, ठीक है, बताता है, ये एसिड बिहेवियर को बताता है। और जो कोई H+ को पकड़ने लगता है वो क्या कर जाता है, बेस की तरह। ये वाटर मॉलिक्यूल एक H+ को पकड़ करके हाइड्रोनियम आयन बना लेता है, और ये वाटर मॉलिक्यूल एक H+ को निकाल करके OH- बनाता है। ऐसा कुछ वहाँ पर हो जाता है। तो याद रखना यहाँ पर अगर वाटर की बात करते हैं तो रियल में जो सही टूटने का तरीका उसका तो ये, ठीक है, ऐसे OH- बनेगा और हाइड्रोनियम आयन बनता है। लेकिन हम क्या करते हैं, जब क्वेश्चन को वहाँ पर क्या करते हैं, ठीक है, दिखाते हैं, जब हम लोग पढ़ते हैं समझते हैं, तो मैं आपको ऐसे बताता हूँ यहाँ पर, या फिर आप कहीं पर पढ़ते होंगे ऐसे ही दिखाया जाता है कि हम वाटर को तोड़ देते हैं H+ और OH- में। लेकिन मैंने आपको बताया कि H+ कभी फ्री फॉर्म में आपको सोल्यूशन में मिलेगा, H+ आपको हमेशा क्या हो जाता है, आपको HCO+ के रूप में मिलेगा अगर वाटर के बीच में ही बात करते हैं। लेकिन हम ऐसा दिखा देते हैं। तो अब मैं आपको यहाँ पर बता दूँ, अगर इन फ्यूचर कभी क्वेश्चन आपको मिले, हो सकता है आपको H+ की कंसंट्रेशन चाहिए थी, अब उसने हाइड्रोनियम आयन की कंसंट्रेशन दे दी। क्या चाहिए था आपको, H+ चाहिए था, और वो क्या दे रहे हैं यहाँ पर, ये। तो याद रखना यही क्या बताएगा, H+ कंसंट्रेशन को बताएगा, इस बात का ध्यान देना, ठीक है। ये दोनों का मतलब एक ही है, आपको चाहे इस रूप में H+ कंसंट्रेशन दे या फिर इस रूप में H+ कंसंट्रेशन दे, तो वहाँ पर बात एक ही होगी। तो चलिए, तो वाटर के टूटने का तरीका मैंने आपको बताया, ये सबसे सही वाला तरीका है, ये समझने वाला तरीका है, जिससे कि हम लोग आगे समझते रहें चीज़ों को अच्छे से। वाटर H+ और OH- में टूटा, आ समझ में। अब देखो, अगर आपको याद हो, जैसे कि हम लोग आयोनाइजेशन कांस्टेंट को लिखते थे, इनके लिए अगर KI आप लिखोगे क्या लिखोगे, पहले ये तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन, प्रोडक्ट में कौन है, H+ OH-, ठीक है, अपान क्या करेंगे भाई, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन H2O की, ऐसे तो लिखेंगे। वही तो यहाँ पर लिखा गया KI, जैसे अभी ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ में आपको बताया गया था कि कैसे किसी वीक इलेक्ट्रोलाइट्स का लिखा जाता था, वैसे से हम यहाँ पर भी लिखते। आयन की कंसंट्रेशन मतलब प्रोडक्ट साइड के जो भी आयन हैं उनकी कंसंट्रेशन को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं अपान रिएक्टेंट साइड जो भी हमारा सब्सटेंस है। फिर एक बात हर कोई याद रखना, यहाँ पर जो KI बोला जा रहा है उसको कहते हैं आयोनाइजेशन कांस्टेंट। जैसे हर किसी भी इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए आप आयोनाइजेशन कांस्टेंट लिख सकते हो। अच्छा, ये बात बताना, ये तो आयोनाइजेशन कांस्टेंट कह रहे भाई मैं तो कांस्टेंट हूँ। अच्छा, ये क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ वाटर। आपको पता है क्या ये भी कांस्टेंट होता है, बताओ। क्या वाटर की कंसंट्रेशन मतलब प्योर वाटर, मैं वाटर बोल रहा हूँ मतलब प्योर वाटर, क्या उसकी भी कंसंट्रेशन कांस्टेंट होती है? अब बताओगे हाँ, प्योर वाटर की कंसंट्रेशन कांस्टेंट होती है। और कितनी होती है, हर कोई याद रखेगा। अब बताओगे 55.55। कभी भी कह दे 1 ड्रॉप वाटर है, ठीक है, 1 ml वाटर है, 1000 लीटर वाटर है, 1 लीटर वाटर है, कुछ भी अमाउंट दे दे वाटर का, पूछा जाए उसकी कंसंट्रेशन क्या होगी, तो अब बताओगे हमेशा कितना लिखना है, 55.55। अब हम देख रहे हैं कि हम वैल्यू बदलते जा रहे हैं, अमाउंट बदल, लेकिन कंसंट्रेशन की वैल्यू सेम आ रही है। इसका मतलब हम कह सकते हैं ये वैल्यू इसकी क्या है, कांस्टेंट। तो यहाँ पर आओ बताओ KI भाई साहब कांस्टेंट है, और H2O की कंसंट्रेशन इनको भी लेके आते हैं, ये भी अभी पता चला कांस्टेंट है, ठीक है। तो बताओ इधर क्या बचा, H+ की कंसंट्रेशन इंटू OH- की कंसंट्रेशन, है कि नहीं। तो ये बताओ, ये भी कांस्टेंट ये भी कांस्टेंट, क्यों ना इन दोनों कांस्टेंट को हटा करके एक नए कांस्टेंट की एंट्री करा दे और उसको लिख देते हैं KW, और ये बराबर क्या हो जाएगा बताओ,
H प्लस कंसनट्रेशन इंटू OH माइनस की कंसनट्रेशन, है कि नहीं, ये हो जाता है। और मैंने कहा भाई जहाँ पर H प्लस लिखते हैं, अगर आपका मन हो तो आप वहाँ पर H3O प्लस भी लिख सकते हो, दोनों एक ही बात को ही बताते हैं, ऐसा कुछ हो जाता है, ठीक है। और ये KW है क्या? अगर KI की बात करते हैं, इसको हम कहते हैं आयोनिक प्रोडक्ट, आयोनाइजेशन कांस्टेंट। और KW की बात आती है, इसी को हम कह रहे हैं, जो हेडिंग पड़ी है यहाँ पर, आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। इसी को हम क्या कहते हैं? आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, KW कहा जाता है। आया समझ में? आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, जिसको हम क्या कहते हैं? KW। आया समझ में? अब अगर कभी भी बोला जाए आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर की वैल्यू क्या होगी, मतलब KW। कैसे निकालते हैं? H प्लस की कंसंट्रेशन और OH माइनस की जो कंसंट्रेशन होगी, इसको आपस में मल्टीप्लाई कर दो तो KW निकल जाएगा। और इसी KW को हम क्या बोलते हैं? आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। बताओ, आया समझ में? आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर क्या होता है, आयन कैसे टूटता है, हम पढ़ने के लिए आयन को कैसे तोड़ करके पढ़ेंगे वाटर को, फिर वहाँ पर कैसे इसका आयनेशन कांस्टेंट लिखेंगे, फिर आयनेशन कांस्टेंट से कैसे KI इंटू H2O की कंसंट्रेशन को हटाकर मैंने क्यों KW लिख दिया, क्योंकि KI तो खुद कह रहे भाई मैं तो आयनेशन कांस्टेंट हूँ, और H2O की कंसंट्रेशन अभी भी आपको बताया ये भी फिक्स होता है, मतलब कांस्टेंट होता है। तो ये दोनों कांस्टेंट के टर्म्स को हटाकर एक नए कांस्टेंट की एंट्री कराएंगे और वो हो जाता है KW, ठीक है। तो चलो अब आगे देखते हैं यहाँ पर क्या लिखा गया। आपको ये बताया गया कंसंट्रेशन ऑफ प्योर वाटर 55.55 मोलर होता है। और अभी आपको बताया था मतलब KW लिख सकते हैं किसको, KI इंटू 55.5 मतलब वाटर की कंसंट्रेशन, इनकी जहाँ पर हम 55.55 ये कांस्टेंट होते हैं, इन दोनों को हटा करके हमने KW लिया। इसका मतलब लिख सकते हैं KW बराबर H प्लस कंसंट्रेशन इंटू OH माइनस कंसंट्रेशन। और अब यहाँ पर अगर मैं आपको यहाँ पर दो एनालिसिस कराऊँ, एक 25 डिग्री सी और एक होगा 90 डिग्री सी, तो क्या होने वाला है? एट 25 डिग्री सी KW इक्वल हो जाएगा वहाँ पर, ठीक है, H प्लस कंसंट्रेशन इंटू OH माइनस कंसंट्रेशन। और जब हम बात करते हैं H प्लस कंसंट्रेशन, तो यहाँ पर क्या हो जाता है, हम चाहें तो यहाँ पर हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन और OH माइनस मतलब हाइड्रोक्सिल आयन कंसंट्रेशन को लिख सकते हैं। और जब इन कंसंट्रेशन को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो ये देखा गया है कहाँ पर, एट 25 डिग्री सी पर। यह फिक्स वैल्यू आती है 10 की पावर -14। तो कहने का मतलब अगर 25 डिग्री सी टेम्परेचर की बात आए तो उस दौरान H प्लस कंसंट्रेशन OH माइनस कंसंट्रेशन को जब आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो 10 की पावर -14 वैल्यू आती है। और अब सवाल आता है अगर भाई मैं 90 डिग्री सी पे अगर KW को काउंट करूँ, मतलब H प्लस कंसंट्रेशन और OH माइनस कंसंट्रेशन की वैल्यू, तो ये बताया गया ये देखा गया, कैसे देखा गया? एक्सपेरिमेंटली देखा। कैसे देखा गया? एक्सपेरिमेंटली। तो ये देखा गया यहाँ पर, जैसे 25 पे ये देखा गया वैसे 90 पे चलता है। तो कहा गया यहाँ पर भी फॉर्मूला तो वही सेम लगेगा, H प्लस कंसंट्रेशन OH माइनस कंसंट्रेशन, इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। या फिर मैंने कहा भाई H प्लस की यहाँ पर ये भी लिख देना। और ये देखा गया उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, 10 की पावर -12। अब बताओ क्या समझ में आया? जब 25 डिग्री सी की बात थी तब तो वैल्यू 10 की पावर -14 आती है, और जब हम 90 डिग्री की बात करते हैं तो KW की वैल्यू 10 की पावर -12 आ जाती है। ऐसा कुछ होता है। तो अब सवाल आता है कि आपको क्या लग रहा है, हमने टेम्परेचर बढ़ाया तो वैल्यू में क्या चेंजेस है? अब बताओगे यहाँ पर तो यही लग रहा है आपको, पता है माइनस में जितनी कम वैल्यू उतनी बड़ी वैल्यू को इंडिकेट करता है कि नहीं। पावर अगर है माइनस में तो ये माइनस में 12 है, ये -14, ये बड़ी वैल्यू है। मतलब हमने ये देखा कि अगर हमने टेम्परेचर बढ़ाया तो KW की वैल्यू क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। और एक बात मैं आपको यही बता दूं, KW की वैल्यू को अगर कोई बदल सकता है तो वह है टेम्परेचर। इसके अलावा प्योर वाटर हो, आप एसिड डाल दो, बेस डाल दो, जो मन करे वो डाल दो, और अगर आपसे कहा जाए क्या इसके KW की वैल्यू बदल जाएगी, नहीं। KW की वैल्यू हमेशा वाटर का जो आयनिक प्रोडक्ट होगा, अगर 25 डिग्री सी पे बोला जाएगा 10 की पावर -14 ही बोला जाएगा वहाँ पर। इस बात का हमेशा ध्यान देना, ठीक है, इस बात का हमेशा ध्यान रखना। तो वही आपको बताया गया द वैल्यू ऑफ आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर रिमेन्स कांस्टेंट एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर। कांस्टेंट टेम्परेचर पे KW वाटर का हमेशा, अगर टेम्परेचर आपने रोक दिया, फिक्स कर दिया, तो उसकी वैल्यू फिक्स होगी। अब चाहे उस पानी में जो कुछ भी मिलाया जाए, लेकिन जब KW पूछा जाए, क्योंकि KW तो ऐसे निकलेगा, ठीक है, ऐसे निकलेगा, तो आपको बताना है कि वहाँ पर चाहे बाहर से एसिड डालो, बेस डालो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो बताओगे वहाँ पर उसकी वैल्यू फिक्स होगी, टेम्परेचर कांस्टेंट होगा। बस अगर टेम्परेचर में वेरिएशन करोगे तो KW बदल जाएगा। अब यहाँ पर वही हमने देखा
ऊपर के दो डाटा से 90 और 25 पे कि ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर वैल्यू ऑफ Kw इंक्रीजेस। टेम्परेचर बढ़ा तो कैसे आखिर वो वैल्यू बढ़ जाती है, ध्यान से समझना। टेम्परेचर बढ़ा तो आयनेशन बढ़ेगा, ये तो मैं आपको पहले ही लेक्चर में बताया। कहीं पर भी टेम्परेचर बढ़ाओगे तो पहले से ज़्यादा टूटेगा। आयनेशन बढ़ने का मतलब क्या होता है, पहले 10% टूटता था, 15-20% ऐसे टूट जाएगा अगर टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे। अगर टेम्परेचर बढ़ाने पर आयनेशन बढ़ा तो Ki की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, बढ़ेगी, है कि नहीं। अब बताओ कि आयनेशन बढ़ेगा क्योंकि Ki बराबर क्या बोला था, बताओ खुद सोचो, H+ कंसंट्रेशन OH माइनस कंसंट्रेशन अपान क्या बताया था यहाँ पर, H2O की कंसंट्रेशन। और ये बताओ अगर इनकी कंसंट्रेशन मतलब कि ऊपर आयन वाले लोग बढ़ने लगे तो ये वैल्यू खुद बढ़ जाएगी ना। और फिर कह रहे हैं अगर ये बढ़ गए तो Kw बढ़ जाएगा। ये कैसे, क्योंकि अभी आपको बताया था Kw किसकी जगह पे आया था, Ki इंटू H2। चलो वाटर की कंसंट्रेशन तो फिक्स है, लेकिन अगर Ki बढ़ जाएगा, आयनेशन कांस्टेंट बढ़ा तो Kw भी तो बढ़ जाएगा, बताओ है कि नहीं। और Kw बढ़ेगा तो याद रखना यहाँ पर pH की वैल्यू क्या हो जाएगी, घटने लगेगी। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। अब pH क्या हो जाएगा, घटने लगेगा। और यहाँ पर बहुत लोग कंफ्यूज्ड होते हैं, pH घट जाएगा, इसका मतलब अभी जो 7 था वहाँ पर pH वाटर का 25 डिग्री सी पे, हम जानते हैं वैसे, इसका मतलब क्या मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा क्या pH 7 से कम हो जाएगा, हाँ हो जाएगा, 7 से कम हो जाएगा। इसका मतलब क्या वो एसिडिक हो जाएगा, बताओ आप लोग, आपको क्या लगता है क्या वो एसिडिक हो जाएगा, नहीं। सिर्फ pH, अब जो हम लोग हमारे माइंड में बैठा रहता है ना कि 25 डिग्री सी पे, क्योंकि हमेशा हम जो कुछ भी बोलते हैं सोचते हैं इसका pH इतना, इसका pH इतना है, वो हमेशा 25 डिग्री से पे ही उसको एनालाइज किया गया है, उसी पे ही नोटिस किया गया, उसी के साथ ही डाटा आपको दिया जाता है। अगर वहाँ पर ऐसा कुछ हो जाए कि हम क्या कर रहे हैं, टेम्परेचर बढ़ा दें, तो याद रखना pH घट जाएगा। जैसे मान लेते हैं कि एग्जाम्पल 90 डिग्री टेम्परेचर पे चले गए और यहाँ पर वाटर का अगर pH नापते हैं, अगर Kw की वैल्यू 10⁻⁻12 आती है तो यहाँ पर वो कितना आ जाएगा आपको पता है, इसका pH 6 आ जाएगा। 90 डिग्री से pH कितना आ जाएगा, 6। और अगर आपसे पूछा जाए अगर pH 6 आ रहा है, क्या आपका वाटर अब एसिड बन जाएगा, गलत, ठीक है, पूरा गलत है। अगर आपको एसिडिक थोड़ा सा भी लगा तो गलत है, ठीक है। बस यही होता है कि अगर एट 90 डिग्री सी की मैं बात करता हूँ, ठीक है, उस समय हो सकता है कि pH 6 आ जाए, ठीक है। अगर मैं कह रहा हूँ कि मान लेते हैं 90 डिग्री सी पर Kw की वैल्यू -12 आ जाए तो इसकी वैल्यू 6 आ जाएगी। लेकिन याद रखना अब अगर 90 डिग्री पे देखा जाएगा तो हम यही कहेंगे ये भी अब भी क्या हो जाएगा, आपका न्यूट्रल ही रहेगा, ये आपका न्यूट्रल रहेगा। बस वैसे मानना जैसे 25 डिग्री से 7 pH को मानते थे कि न्यूट्रल, वैसे अब 6 pH को न्यूट्रल माना जाएगा, ठीक है। अब 7 वालों को बेसिक माना जाएगा और 6 के नीचे वाले को क्या मानते हैं, एसिडिक माना जाएगा। तो रेफरेंस पॉइंट न्यूट्रल का ये मान लिया जाएगा वहाँ पर, इस बात का आपको ध्यान देना, ठीक है। तो इसका मतलब क्योंकि आपको पता है अगर प्योर वाटर है तो प्योर वाटर का मतलब वहाँ पर याद रखना H+ और OH- की कंसंट्रेशन सेम होंगे। और कोई भी सोल्यूशन अगर H+ OH- की कंसंट्रेशन सेम है तो हमेशा याद रखना pH चाहे जो भी आ जाए, हो सकता है डिफरेंट टेम्परेचर पे pH की वैल्यू डिफरेंट है, लेकिन वो हमेशा क्या होगा, न्यूट्रल ही होगा। तो बताइए मैंने आपको क्या सिखाया, आपने क्या ध्यान दिया, फिर से टेम्परेचर बढ़ेगा, आयोनेशन बढ़ेगा, Ki बढ़ेगा, Kw बढ़ेगा, pH घटेगा। लेकिन क्या pH घटने की वजह से एसिडिक हो जाएगा, नहीं। आप बताओगे pH घट जाएगा लेकिन तब भी वो न्यूट्रल ही रहेगा। और इसका मतलब ये है कि पहले अगर वो क्या कर जाता था, ठीक है, पहले क्या हो जाता था कि 7 pH पे वो न्यूट्रल था, अब क्या हो जाएगा 7 के नीचे किसी pH पे न्यूट्रल माना जाएगा। तो ये इसकी खास बात है, हर कोई ध्यान देना। तो आपको ये बताया गया प्योर वाटर 25 डिग्री सी पे, ये खास बात याद रखना कि प्योर वाटर है तो हमेशा याद रखना H+ और OH- की कंसंट्रेशन क्या होगी, सेम होगी। और 25 डिग्री से आपको पता है H+ और OH- को जब आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो 10⁻⁻14 आता है। इसका मतलब कि यहाँ पर इसकी वैल्यू 10⁻⁻7 होगी और इसकी वैल्यू 10⁻⁻7 होगी, तभी तो इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 10⁻⁻14 आएगा। तो याद रखना अगर 25 डिग्री से प्योर वाटर की बात करते हैं तो H+ और OH- की कंसंट्रेशन सेम होगी और वो कितना होगा, 10⁻⁻7 मोल पर लीटर, इतना आएगा, जो कि बहुत छोटी वैल्यू को बताता है। अगर आप देखें यहाँ पर कितना है, 10⁻⁻7, मतलब इतना वीक इलेक्ट्रोलाइट्स है ये वाटर। इसके H+ और OH- की कंसंट्रेशन 25 डिग्री से पे जाते हैं तो इतना कम आता है भाई, 10⁻⁻7 मतलब बहुत कम है।
वही कहा गया कि अगर मान लेते हैं, जैसे मैंने आपको रेफरेंस पॉइंट के बेसिस पे 90 डिग्री सी का भी पढ़ाया, तो अगर प्योर वाटर, क्या है प्योर वाटर, यहाँ पर भी H प्लस और OH माइनस की कंसंट्रेशन सेम होगी। लेकिन अब यहाँ पर क्या हो जाता है, इनकी पर्टिकुलर H प्लस कंसंट्रेशन 10 की पावर -6 और इसकी 10 की पावर -6 होंगे बराबर। और जब इनके 10 की पावर -6 आएगा तभी तो आपस में मल्टीप्लाई करके कितना आ जाता है, 10 की पावर -12 आता है। अब भी 90 डिग्री सी पे भी जब हम इसका pH देखेंगे, क्योंकि pH बराबर भी मैं आपको बताऊंगा -log H प्लस कंसंट्रेशन, तो वहाँ पर pH की वैल्यू 6 आएगी और 6 आएगा तब भी वो न्यूट्रल ही होगा, क्योंकि जितना pH की वैल्यू है उतना pH की वैल्यू आएगी। और आपको पता है H प्लस OH माइनस कंसंट्रेशन सेम है तो चाहे जो भी हो जाए, ठीक है, हमेशा वो न्यूट्रल ही होगा। चलो 28 को सारे पॉइंट्स क्लियर हैं, क्या बताया जा रहा है, एकदम मेन पॉइंट उसका फोकस करना वहाँ पर। चलो अब हमें ये व्यवहार तो पता है, हो सकता है कभी टेम्परेचर बदल करके कह दे इसका pH बदल गया, बदलने दो, लेकिन कह रहे प्योर वाटर, इसका मतलब उसमें H प्लस और OH माइनस की कंसंट्रेशन सेम है, तो चाहे pH 3 बन जाए, चाहे 10 बन जाए, चाहे कुछ भी बन जाए, अगर H प्लस OH माइनस की कंसंट्रेशन सेम है तो आप बताओगे उसका बिहेवियर न्यूट्रल ही होगा, कुछ भी हो जाए, ठीक है। हाँ, अगर कभी ऐसा सोल्यूशन हमको देखने को मिलता है कि H प्लस की कंसंट्रेशन ज़्यादा है OH माइनस से, इसका मतलब वो क्या हो जाएगा, एसिडिक सोल्यूशन माना जाएगा। और ऐसा कभी हो जाए कि H प्लस कंसंट्रेशन OH माइनस की कंसंट्रेशन से कम है, H प्लस वाला कम बन गया, OH वाला ज़्यादा हो गया, तो इसका मतलब सोल्यूशन कैसा है, बेसिक। H प्लस ज़्यादा तो एसिडिक, OH माइनस ज़्यादा तो बेसिक, और दोनों बराबर तो न्यूट्रल। चलिए क्या बताया गया यहाँ पर, नोट करके पॉइंट ध्यान देना, एसिड और बेस के एडिशन से KW की वैल्यू पर कोई फर्क नहीं पड़ता। KW अगर बदल सकता है तो बताओ किसकी वजह से बदल सकता है, केवल और केवल टेम्परेचर, वही बदल सकता है, इसके अलावा कुछ भी कर डालो KW नहीं बदलने वाला। चलिए बताइए यहाँ पर क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन बताइए। कह रहे आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर विल इंक्रीज्ड इफ, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर विल इंक्रीज्ड इफ, कब बढ़ेगा, प्रेशर और डिक्रीज कर दे, कह रहे H प्लस डाल दो और थोड़ा सा एसिड डाल दो, OH माइनस डाल दो बेस करके, कह रहे नहीं, आप बताओगे नहीं, बस एक चीज़, वो क्या, टेम्परेचर बढ़ा करके हम उसके KW की वैल्यू को बढ़ा सकते हैं, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। कह रहे 90 डिग्री से 90 डिग्री से अगर हम बात करते हैं, 90 डिग्री से प्योर वाटर बताओ ये किसकी कंसंट्रेशन, मैंने कहा था कभी भूल मत करना, ये H प्लस को ही बता रहा है। कह रहे अगर उसकी कंसंट्रेशन 10 की पावर -6 मोल पर लीटर आई है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ KW एट 90 डिग्री सी। अब बताओ ये प्योर वाटर है, इसका मतलब जितना H प्लस है बताओ भाई उतना ही क्या है हमारा OH माइनस भी होगा, और वो कितना बताया गया यहाँ पर 10 की पावर -6, और हमें पता है KW निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, H प्लस की कंसंट्रेशन इंटू OH माइनस की कंसंट्रेशन। तो यहाँ पर H प्लस की कंसंट्रेशन 10 की पावर -6, OH माइनस की कंसंट्रेशन 10 की पावर -6, तो कितना हो जाएगा, KW बराबर 10 की पावर -12, 10 की पावर -12 आ गया भी वाला ऑप्शन। बताओ कोई दिक्कत यहाँ पर, वाटर का केस अच्छे से समझ में आएगा तो आगे सारे pH के टॉपिक आपको समझ में आएगा, ठीक। कैलकुलेशन ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वाटर, अगर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वाटर हमें देखना है उसका वहाँ पर, तो हम यहाँ पर 25 डिग्री सी पे हमें पता है कि वाटर्स का, जैसे मैंने ओस्टवार्ड में बताया था, आप देख सकते हो, कोई ऐसा वैल्यू पूछेगा नहीं आपसे, अगर क्वेश्चन में आया तो आपको दिया जाए। मान लेते इसकी कंसंट्रेशन C थी, मैंने कहा C अल्फा निकाला तो C अल्फा और C अल्फा बना, और अगर हमसे पूछा भाई ये H प्लस की कंसंट्रेशन क्या आएगा, बताओगे C इंटू अल्फा, तो अल्फा बराबर क्या आ जाएगा, H प्लस की कंसंट्रेशन अपान C आ जाता है। सब कुछ दिख रहा है आपको, जब C इंटू H प्लस कंसंट्रेशन बराबर C इंटू अल्फा, तो अल्फा बराबर H प्लस कंसंट्रेशन अपान C आ जाता है। तो चलिए यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो अल्फा बराबर, देखो यहाँ पर दिख रहा है ना आपको, अल्फा बराबर, ये 25 डिग्री से भी पूरी कहानी चल रही है, ऊपर अगर आप नोटिस किया 25 डिग्री से की सारी बातें चल रही हैं। तो H प्लस कंसंट्रेशन बताओ प्योर वाटर के लिए कितना हो जाएगा, 10 की पावर -7 भाई 25 पे, और C का मतलब क्या है, ये वाटर की कंसंट्रेशन है 55.55,
इसको रख करके जब हम सॉल्व करते हैं तो अल्फ़ा की वैल्यू यहाँ पर आ जाता है 1.8 इंटू 10 की पावर -9, ये है अल्फ़ा की वैल्यू। लेकिन अगर परसेंटेज पूछा जाए, आपको पता है जब भी परसेंटेज पूछा जाता है तो हम क्या करते हैं, उसी में 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें मिल जाएगा परसेंटेज। तो 1.8 10 की पावर -9 था, परसेंटेज पूछा गया तो 100 से मल्टीप्लाई की, इसलिए 2 पावर इसकी कम हो गई, तब -7 बची। ये के साथ थ्योरेटिकल वैल्यू थी यहाँ पर अगर निकालना हो तो, क्योंकि सारी भी चीज़ इसकी फिक्स है। चलिए अब आते हैं हम मेन टॉपिक पे, पीएच स्केल। ठीक है, हम आते हैं यहाँ पर पीएच स्केल। और पीएच स्केल क्या होता है, पीएच कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, ये मान के चलो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और जैसे हम पीएच को पढ़ लेंगे तो इसके बाद जितने भी टॉपिक्स आएंगे हर जगह पीएच आपसे पूछा जा सकता है, या पीएच दे करके क्वेश्चन में बदलाव किया जा सकता है, इसलिए इसको बहुत अच्छे से समझना। ठीक है, पीएच स्केल। तो पीएच स्केल क्या है इसको तो समझेंगे, लेकिन यहाँ पर पीएच क्या होता है पहले ये तो समझ ले। तो यहाँ पर बताया गया भाई, अगर हम पीएच की बात करते हैं तो पीएच क्या होता है, कहा गया इट इज डिफाइंड एज नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ H प्लस आयन। कि अगर H प्लस के आयन की, H प्लस आयन के हम क्या करते हैं, माइनस लॉग ले लेते हैं। H प्लस आयन कंसंट्रेशन का माइनस लॉग ले लेते हैं, उसी को हम पीएच के नाम से जानते हैं। जैसे ये क्या है, H प्लस आयन, तो हमने क्या किया यहाँ पर बताओ, हमने माइनस लॉग किसका ले लिया, याद रहे माइनस लॉग लेना है किसका, H प्लस की कंसंट्रेशन का माइनस लॉग लेंगे तो क्या हो जाता है, पीएच। और मैंने कहा भाई अगर कहीं पर H प्लस आ जाए तो आप उसके जहाँ पर क्या लिख सकते हो, ये भी, क्योंकि बहुत लोग केवल H प्लस पढ़ के गए, पता चला वहाँ पर हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन क्वेश्चन में उनको लग रहा है ये क्या मिल गया, दोनों सेम चीज़ को ही बताते हैं। तो पीएच का सिंपल सा मतलब है जब हम H प्लस की कंसंट्रेशन का माइनस लॉग ले लें, या फिर हाइड्रोनियम आयन H3O प्लस की कंसंट्रेशन का माइनस लॉग ले लेते हैं तो पीएच बन जाता है। और याद रखना, चलो अगर पीएच तो पता चले, कल को पता चले पीएच दे करके H प्लस पूछ ले, तो जैसे अभी मैंने आपको बताया पीएच बराबर माइनस लॉग, लॉग का मतलब लॉग बेस 10 चल रहा है ना, H प्लस की कंसंट्रेशन। अगर हमसे H प्लस पूछा जाए, एक काम कर सकते हैं, यहाँ पर आप डायरेक्ट याद कर सकते हो, इस माइनस को यहाँ पर भेज दिया और आप बताओगे यहाँ पर हम बना सकते हैं लॉग बेस 10 H प्लस बराबर माइनस पीएच। और आपको जब हम लॉग हटाते हैं, यहाँ पर जो इसका बेस होता है क्या हो जाता है, जो बेस होता है सामने वाला उसका पावर बन जाता है। जब लॉग हटाएंगे तो यहाँ पर ऐसे H प्लस बराबर आ जाएगा 10 की पावर माइनस पी, सामने कौन था, पीएच। अब वो किसका पावर बनने वाला है, लॉग के बेस का। तो आप ऐसे याद कर सकते हो रेंडमली, कैलकुलेशन नहीं तो कोई बात नहीं। अब बताओ कि अगर हमने यहाँ पर दो चीज़ें देखी, अगर H प्लस दे दिया जाए तो हम पीएच बता सकते हैं, और अगर पीएच दे दिया जाए तो H प्लस कंसंट्रेशन, क्योंकि इस पूरे चैप्टर में बहुत यूज़ होने वाला है। H प्लस दे देगा हम पीएच निकाल लेते, हो सकता है कभी हमें H प्लस की ज़रूरत है तो H प्लस देगा नहीं, कहेगा ये लो पीएच, हम पीएच की मदद से क्या करते हैं 10 की पावर माइनस पीएच कर देते हैं, हम H प्लस बना लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम वहाँ पर कर सकते हैं। ठीक, तो चलिए यहाँ पर आपको ये बताया गया H प्लस कंसंट्रेशन बराबर 10 की पावर माइनस पीएच। बहुत इंपॉर्टेंट ये सारी चीज़ें हैं, अभी आगे जब न्यूमेरिकल्स करेंगे तो वहाँ पर ये सब लगेगा, अभी के लिए कोई दिक्कत नहीं। फिर आपको बताया गया POH बराबर, जैसे पीएच आपने सीखा, पीएच कह रहा था भाई OH H प्लस के कंसंट्रेशन का माइनस लॉग लोगे तो पीएच बन जाएगा। फिर कहा गया हमने तो एक चीज़ और सुनी, वो क्या होता है, POH नाम की भी कोई चीज़ होती है। अब बताओगे हाँ, आप माइनस लॉग ले लो इस बार OH माइनस की कंसंट्रेशन का, ठीक है, OH माइनस की कंसंट्रेशन का माइनस लॉग ले लोगे तो ये POH बन जाएगा। फिर बताइए जैसे हमने यहाँ पर अगर हमें पीएच दिया गया तो हमने H प्लस निकाल लिया, H प्लस दिया तो पीएच निकाल लिया। क्या यहाँ पर भी ऐसा कोई रास्ता है कि हमसे अगर POH दे दिया जाए और पूछा जाए OH माइनस की कंसंट्रेशन बताओ, बताओगे सेम वही तरीका 10 की पावर माइनस POH कर लेते हैं। ठीक है, तो pH निकालना है तो OH की कंसंट्रेशन का माइनस लॉग, और अगर OH माइनस की कंसंट्रेशन चाहिए तो बताओगे 10 की पावर माइनस POH कर देते हैं, तो वैल्यू आ सकती है। वही आपको बताया गया POH बराबर माइनस लॉग OH माइनस की कंसंट्रेशन, या फिर कह सकते हैं OH माइनस कंसंट्रेशन बराबर 10 की पावर माइनस POH आ जाता है। क्या समझ में? तो चलिए यहीं पर एक बात मैं और आपको बताता हूँ, यहाँ पर हर कोई ध्यान दे कि जैसे pH है POH है, ऐसे मिलते जुलते और भी टर्म है। सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट से बता देता हूँ। मान लेते कल को यहाँ पर PX करके कुछ आ जाए, क्या आ जाए